सभी से एक प्रश्न है कि हम जीवन में कब खुश होते हैं। थोड़ा सा सोचिए, हम कब खुश होते हैं। यहाँ मैं हंसी वाली खुशी की बात नहीं कर रहा, यानी जो जोर जोर से हंसना, इस खुशी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। जब हमारा मन में एक ठहराव होता है, मन प्रसन्न होता है, फोकस होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और हमारे मन में एक चलता रहता है ना कि मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये हट के मैं ये चीज कर लूंगा। ये जब बात मन में गूंजती है ना, इस खुशी के बारे में मैं बात करना हूं, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि खुशी जो हम पूरे जीवन भर ढूंढते हैं, खुद की खुशी हो, परिवारजनों की खुशी हो, हाँ। रिलेशनशिप में होते वाली खुशी हो, पैसों से हेलो। मिलने वाली खुशी हो, और इस समाज की खुशी हो, तो दिखा देता है आप कैसे निर्णय लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। ये हमारा पूरा जीवन घटित करता है। जो भी हम निर्णय लेते हैं, किसी भी चीज का निर्णय हो, उदाहरण के लिए मुझे आज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, मुझे ये सेशन देखना है या नहीं देखना है, सेशन देखते वक्त मुझे नोट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो जीवन के आपको निर्णय देखिए, मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, करियर का निर्णय, पैसे कैसे कमाने हैं इसका निर्णय। तो आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए कि आप हर दिन में कौन कौन से निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हम सही निर्णय लेते हैं, वही घटित करता है हमारा पूरा जीवन। तो ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हम सही निर्णय लेते हैं, तब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, फोकस होते हैं, विश्वास से भरे हुए होते हैं, और हमारे इरादे यानी हमारे इंटेंशन वो सही दिशा में होते हैं। अब स्टडी की गई कि जब भी हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी यानी ब्रेन की हलचल क्या होती है। तो जब भी हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग एक्शंस लेते हैं, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग इमोशन हमारे, तो उदाहरण के लिए जब भी हम खुश होते हैं, तब हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड पे होती है। यानी कि तब हम खुश होते हैं, और उसी अनुभव में हमारा दिमाग जब चला जाता है, तब हम खुश होते हैं, और इससे हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। तो वो निर्णय कौन सा ही हो, बिजनेस का निर्णय हो, खुद के करियर का निर्णय हो, जॉब का निर्णय हो, क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे क्या करना है इसका निर्णय हो, तो आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए, आपने वो सही निर्णय कब लिया अपने जीवन में। तो जब भी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड पे होती है, तब हम खुश होते हैं, और इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, यानी 12 से 21 तक फ्रीक्वेंसी जाती है, तब हम एंजाइटी फील करते हैं। 21 से 30 तक तब हम हाइपर एंजाइटी होते हैं, यानी एंगर होना, गुस्सा होना। 30 से 35 तक तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो जब भी हम इस अनुभव में, यानी सैड, डिप्रेस, एंजाइटी, एंगर में तब चले जाते हैं, तब आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए, जब भी हमने वो डिसीजन लिया, वो गलत राह पे चला गया। इसलिए तो मेडिटेशन किया जाता है, जब किया जाता है जिससे वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हमारे लोअर पाथ पे चली जाए। तो एक एरिया को, पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करके बनाया गया, जहां पर जाने भर से ही हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर पाथ पे चली जाती है। कुछ मिनट बैठकर भी उस जगह पर हम शांत होने लगते हैं, एकाग्र होने लगते हैं, फोकस होने लगते हैं, और वो जगह है हमारे मंदिर। यहाँ पर जाने भर से ही मन स्थिर होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है, मन हृदय में हर्षोल्लास की किरण दिखती है। मन में चलती हुई हजारों बातों में से एक बात पर हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है। तो आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए, और इस अनुभव को लेके जब हम हमारे जीवन में चले जाते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, किसी भी सिचुएशन को फेस करते हो, तो उस कर्मों में आपकी ताकत आती है, और उसी क्षण वो सही निर्णय हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जाने भर से ही हमारा मन एकाग्र होता है, जिससे मन खुश होता है, और इससे निकला हुआ हमारा एक निर्णय वो सही निशाने पे लगता है। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौतम बड़ा साहब पाटिल, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस भारतीय प्राचीन वास्तुकला के सेशन में, जो दर्शाता है साइंटिफिक आर्किटेक्चर को, जो इंसान की क्षमता को, पोटेंशियल को शीर्ष स्थान पर प्रकृति के सानिध्य के साथ ले जाने की कोशिश करने वाला ये विज्ञान है। इसका नाम है भारतीय प्राचीन वास्तुकला। और ये पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिससे हम भारतीय की परंपराओं से कुछ छिपे हुए सीक्रेट्स, वो रहस्य हम आगे वाले
आगे आने में जानेंगे। और धन्यवाद इन सभी का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। और सभी लोगों को मैं बताऊं कि ये पूरा सेशन दो प्रकार की दो प्रकार की वास्तुकलाएं बनाई गई, एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए। और आज हम सभी लोग देखेंगे वो राज वास्तुकला, जिससे राजा राजा ही बना और प्रजा प्रजा ही रह गई। तो वास्तुकला यानी वास करने योग्य स्थान, जिसमें भूमि की ऊर्जा यानी लैंड एनर्जी, पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है और जिससे हमारा पूरा शरीर। तो एक ध्यान दीजिए, जो भी इन एनर्जीज में, इन पंच तत्वों में कुछ तो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा, यानी हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, और दिमाग से निकले हुए हमारे विचार, और विचारों से निकला हुआ हमारा जो कर्म घटित करता है हमारा पूरा जीवन। तो एक एरिया को पर्टिकुलर इक्वेशन में बनाया गया, जहां पर जाने भर से ही हम शांत होने लगते हैं और हमारी जो इंसान की पोटेंशियल है उसको ग्रोथ मिलती है। और उस सानिध्य के साथ, इस प्रकृति के सानिध्य के साथ हम सफल होने की कोशिश कर सकते हैं इन विद्याओं के साथ। अब आप सभी को मैं कथा सुनाने वाला हूँ, हेलो। लेकिन ध्यान रखिए, ये कथा एक सिंबॉलिक है, यानी प्रतीकात्मक है, जिसका मर्म हमें ही ढूंढना है। तो कथा यह है कि देवता और असुरों के बीच में एक महाभयंकर युद्ध होता है। असुरों की तरफ से अंधकासुर और देवताओं की तरफ से शिव जी, ये दोनों ही लड़ रहे थे। एक महाभयंकर युद्ध होता है इन दोनों में। और युद्ध करते समय इनकी पसीने की बूंदें जमीन पे गिर जाती है, और उससे एक महाभूत की उत्पत्ति होती है। और इसे देख के वो युद्ध थम जाता है। देवताओं को लगा कि ये कौन सा नया असुर है, और असुरों को लगा कि ये कौन सा नया देवता है। तो ये बहुत बड़ा होता है, वो जो चीजें विनाश करता रहता है, तो इसको लेके वो सभी लोग, देवता और असुर, इसको ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। तब ये महाभूत विनंती करता है कि ब्रह्मा जी को, मैं तो अभी ही पैदा हुआ हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे ये क्यों क्यों सजा मिल रही है। तो ब्रह्मा जी इसका उपाय देते हैं। ब्रह्मा जी उसे अपनी मनसपुत्र की संज्ञा देते हैं। मनसपुत्र यानी हमारी माइंड की एक्सटेंशन। और जो तुम्हारा जो वास होगा वो जमीन पर होगा, जिसे लोग वास्तु पुरुष कहेंगे। और जो भी इस वास्तु पुरुष का ध्यान करेगा, यहाँ पे पूजा करेगा ऐसा कभी भी नहीं बताया ब्रह्मा जी ने, ध्यान करेगा यानी रूल फॉलो करेगा, उसे देवता वर देंगे। और जो उसका ध्यान नहीं करेगा वो असुरों का भोजन बनेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग छुपा हुआ एक रहस्य है इस कथा में। तो ये देवता और असुर है क्या? तो उदाहरण के लिए, पॉजिटिव अप्रोच की पूरा करना है, ये देवता है। और उसी क्षण मैं ये सेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से क्या गलती होगी, ये जो डाउट है, सेल्फ डाउट है, इसे असुर कहा गया है। तो हर क्षण आप ध्यान दीजिए कि हर क्षण मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो हर एक पहलू, जीवन के पहलू में ये देवता और असुर का युद्ध हर एक क्षण में चलता रहता है, हमारे विचारों में यानी हमारे दिमाग में। तो कोशिश करना, नॉलेज, पॉजिटिव अप्रोच अपलिफ्ट करवाता है आपको जीवन में। ये देव ऊर्जा है, ये शिव ऊर्जा है। और जो भी जो नेगेटिव है, मैं कर नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव अप्रोच, फियर, डर, ये अंधकासुर है यानी असुर है। तो ये देवता और असुर जो दर्शाते हैं हमारे शरीर के, दिमाग के, जीवन के एक्टिविटीज को। पॉजिटिव अप्रोच, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, क्यूरियोसिटी, जो आपको अपलिफ्ट करवाता है आपके जीवन में, ये देव ऊर्जा है, ये देवता है। और जो भी नेगेटिव अप्रोच है, डर, सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये असुर है। लेकिन हमें एक चीज भी ध्यान देना होगा, इन दोनों की जरूरत हमें है। तो उदाहरण के लिए, मैं कार फुल स्पीड पे चला सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंट है, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंट है, ये देव ऊर्जा है। लेकिन उसी क्षण मुझे डर भी होना चाहिए कि मैं इस स्पीड से जाऊंगा, कार चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये जो डर है ये असुर है। तो ध्यान दीजिए कि इन दोनों की जरूरत हमारे जीवन में है, जो हर दिन चलता रहता है हमारे दिमाग में। और यही चीज जो स्टोर होती रहती है हमारी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक, जो हर दिन हम करते हैं, हम देखते हैं किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या सुनते हैं, किस जगह पे रहते हैं, डेली प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, ये स्टोर होता रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो उदाहरण के लिए, जब हम कार चलाना सीख रहे थे तो सारी चीजें कॉन्शियसली कर रहे थे। गाड़ी चालू करना, स्टेयरिंग व्हील, एक्सेलेटर,
क्लच पे पैर, लेफ्ट राइट देखना, कार की स्पीड, तो इतनी सारी चीजें। तो ध्यान दीजिए कितना डरते थे हम, कितना कंफ्यूज थे सीखते वक्त। और एक बार प्रैक्टिस होने के बाद एक साइड पे बात भी हो रही है, फोन कॉल भी अटेंड हो रहे हैं, गाने सुन रहे हो, ब्रेक एक्सीलेटर पे क्लच भी है, गियर चेंज हो रहे हैं, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो ये सारी चीजें स्टोर होती रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और इसका प्रभाव जो हर दिन किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, लैंड एनर्जी, इसके ऊपर होता है। तो अब चीज आपको एक ध्यान देनी होगी कि पुराने समय वाले लोग क्यों कहते थे कि ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, यानी आपका स्पेस, यानी आपका घर, ऑफिस ऑर्गेनाइज, क्लीन, सनलाइट आती है क्या नहीं, क्या वहां पे वेंटिलेशन है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें जो आपको नेचर के करीब ले आती है, यानी क्या, ऑर्गेनाइज स्पेस यानी ऑर्गेनाइज घर, ऑर्गेनाइज ऑफिस या ऑर्गेनाइज सारी चीजें। तो ऑर्गेनाइज स्पेस इक्वल्स टू ऑर्गेनाइज बिहेवियर, organized behavior equals to organized thoughts, organized plan, organized implementation, and organized implementation equals to organized action, और इसके साथ ही organized actions equals to organized success। तो आपको प्रभाव डालता है आपके शरीर पर, दिमाग पर, जिसके आपके सोच विचारों में बदलाव आता है, और इन विचारों से निकला हुआ वो कर्म आपका घटित करता है पूरा जीवन। तो जो भी हम कर्म करते हैं, सही दिशा, सही सोच, सही राह, भूमि की ऊर्जा, नेचर के 5 एलिमेंट्स, इनकी मदद से ये सफल होने की जो विज्ञान का नाम है, यह है वास्तुकला। ये सत्य वास्तुकला है। तो जीवन में कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। कर्म करते वक्त सफलता असफलता ये हमें ही देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति की ताकतों के साथ, नेचर की ऊर्जाओं के साथ हम जब मदद लेते हैं ना, तो इस इंसान की पोटेंशियल को बढ़ाने का काम ये करता है, ये विद्या। यार अब तू हम सही आगे देखेंगे कह। मंदिरों में कैसे वास्तुकला का उपयोग किया जाता था, क्योंकि टेम्पल्स आर द फॉर्म फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ द वास्तु आर्किटेक्चर। मतलब मंदिर में जो वास्तुकला का उपयोग किया जाता है वो सबसे फाइनेस्ट है आपके उदाहरण में। तो मंदिर का आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो 4 मुख्य भाग होते हैं टेम्पल के। पहले तो गर्भगृह, जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। उसके बाद मंडप, जहां मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। शिखर, जो गर्भगृह के ऊपर जो बनाया जाता है, जैसे डोम जैसे होता है। वाहन, जो गर्भगृह और मंदिर के बीच में रखा जाता है, जो वाहन मतलब एक प्राणी रखा जाता है, या नंदी हो उदाहरण के लिए। तो आप सभी लोग एक क्षण से ऑब्जर्व करना, जब भी आप मंदिर में जाओगे, तो एक मंदिर का एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, वहां का स्ट्रक्चर, हर एक वॉल पे अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग मूर्तियां बनी जाती है, जो इससे आपको हर समय जो इंस्पिरेशन देती रहती है, आपको इंस्पायर देती रहती है। वहां का साउंड, हमने स्मेल, तो अपना जो शांत एकाग्र होने में मदद करता है। जैसे कि जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं, तो आपको सारी चीजें भव्य लगने लगती है। और सबसे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, जिसे जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो मूर्ति की जरूरत क्या है, मूर्ति यानी आइडल। तो एक जीवन में इंसान को पूरे जीवन में एक चीज चाहिए होती है जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे वो कनेक्ट हो पाए। तो जब भी एक इंसान उस मंदिर में चला जाता है, उस इन्वायरमेंट में चला जाता है, गर्भगृह में प्रवेश करता है और उस मूर्ति को देखता है, तो वो उससे कनेक्ट कर पाता है, उससे रिलेट कर पाता है, उसके अपने भाव वो प्रकट कर पाता है। उससे वो शांत होने लगता है, फोकस होने लगता है। मन में चलती हुई हजारों बातों में से एक बात पर उसका मन केंद्रित होता है, और उससे जो उसको कॉन्फिडेंट मिलता है, और उस अनुभव को लेके जब भी अपने वो जीवन में चला जाता है, जो भी अपने निर्णय लेता है, वो बिजनेस का हो, जॉब का हो, रिलेशनशिप का हो, कौन सा भी निर्णय हो, उसकी सफल होने की पॉसिबिलिटीज वो बढ़ जाती है। और जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है, उसे जीवंत एंटिटी माना जाता है, यानी वो जीवंत मूर्ति मानी जाती है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्जा दिया है कि ये मूर्ति जीवंत एंटिटी है, जीवंत आत्मा है हिंदू धर्म के अनुसार, और वो मूर्ति कोर्ट में केस लड़ सकती है, और उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये क्या रहस्य है कि मूर्ति को जीवंत एंटिटी माना जाता है, इसका क्या, क्यों इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों जाती है, क्यों की जाती है, और इसके पीछे क्या वो रहस्य है, क्या वो विज्ञान है, क्या वो साइंस है, ये हम जानेंगे आगे आने वाले सेशन में। और इसी वास्तुकला का उपयोग किया जाता है इंसान की क्षमता को बढ़ाकर सफल बनाने का। और ध्यान रखिए, ये वास्तुकला सिर्फ और सिर्फ फलित होती है कर्मयोगी को ही। यानी क्या,
ऐसा नहीं है कि आपने घर में, ऑफिस में या मंदिर में वास्तु कर दिया तो ऑटोमेटिक आप सफल हो जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। खुद ही देखना होगा, सफलता असफलता का फेस आपको ही करना होगा। फर्क कितना है, इन विद्याओं से आपको एक विजन मिलता है, एक क्लियरिटी मिलती है। जब आप गिरोगे ना, तब वो उठ खड़े होने की जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, ये विद्याएं देती है। अब हम आगे कुछ उदाहरण देखेंगे जो दिखाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, जो बनाया गया एक उद्देश्य से, योजनाओं से और लॉन्ग टर्म विजन से। भारत में 9th सेंचुरी में एक बनाया गया मंदिर है, जो लगभग 40 फीट तक लंबा है और अभी भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन हमें क्या बताया जाता है? 7 वंडर्स, जो वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है, जिसमें से एक है यूरोपियन में स्थित है, जो आधा झुक गया है और इसे 7 वंडर्स में गिनाया जाता है। आईफिल टावर, जो पेरिस में स्थित है, इसको बनाए हुए लगभग 83 इयर्स ओल्ड हो गए। इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में एक आयरन पिलर है, जो बनाए हुए 2300 साल हो गए, लेकिन कोई भी रस्टिंग नहीं। यानी क्या? जीरो मेंटेनेंस। पत्थरों से संगीत निकालना, तमिलनाडु एक मंदिर है, वहां पे एक विशिष्ट प्रकार के पत्थर बनाए गए, पिलर्स बनाए गए, जिसमें से 7 क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स बजते हैं, जो है सारे गमा पर। ये थी क्रिएटिविटी हमारे वैदिक विद्याओं के पास। केदारनाथ मंदिर, जो आप सभी लोग जानते हो, जहां पर 2013 में एक महाभयंकर बाढ़ आई थी, जिससे जो विनाश हुआ था, आप सभी ने जाना होगा। लेकिन ये मंदिर उस समय भी उन मजबूत विद्याओं का एक अमूल्य उदाहरण है, जो इस मंदिर को मजबूत बनाता है और दर्शाता है कि इन विद्याओं के साथ अध्यात्म भी जुड़ा है, आस्था भी जुड़ी है और इसके साथ साथ ही विज्ञान का भी प्रयोग किया गया है। तो इतनी बड़ी विद्या, ये इतनी बड़ी अमूल्य विद्या, जिससे मंदिर, गुरुकुल, राजाओं के राजमहल बने, वो सुख समृद्धि के संपन्न थे। लेकिन ये वास्तुकला कहाँ भ्रांतिक हो गई? कैसे गलत धारणाएं आई इस वास्तुकला में? इसका उपयोग पूरी तरह से क्यों नहीं किया जाता? क्यों आधा अधूरा ज्ञान हमारे सभी के पास है? क्यों हम इन विद्याओं के साथ वंचित रहे? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो हजारों वर्षों से हमारे भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए, जिससे जो विनाश हुआ, मानवता का हो, विज्ञान का हो, जिससे मंदिरें तोड़ी गई। उदाहरण के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी, वो जलाई गई। उसको जलने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लग गए। तो इतना बड़ा विज्ञान का या विद्या का, ग्रंथों का भंडार हमारे पास था। और ब्रिटिशर्स, इन्होंने तो हमारी मानसिकता ही बदल दी। कि क्या कहा जाता था कि मंदिर जाना एक मूर्खों का काम है, मंदिर में मूर्ख लोग जाते हैं। और जो अभी भी धारणा हमारी बनी हुई है कुछ क्षण में, जो सो कॉल्ड मंदिर जाना एक अनकूल चीज होती है, खासकर जो यंग जनरेशन में होती है। और हमारी भी गलती है कि हमने इसे जानने की भी कोशिश नहीं की, कि उतना बड़ा समृद्ध हमारा विज्ञान, वास्तुकला, कैसे कैसे मंदिरें बनाई, कितने अर्थक्वेक हुए, लेकिन ये अभी भी मंदिरें मजबूती से खड़ी है, इसके बारे में हमने विचार नहीं किया। और अब ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा मुझे पर्टिकुलर इन्होंने वास्तुकला का उपयोग किया, या मेरे ऑब्जर्वेशन में या मेरे डाटाबेस में मुझे नहीं मिला कि इन्होंने वास्तु का ही उपयोग किया। लेकिन इन्होंने इन्वायरमेंट की स्टडी की। जैसे कि हमारे टेम्पल्स में इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है, कैसे स्ट्रक्चर होंगे, किस इन्वायरमेंट में होगा, किस लैंड पे बनेगी। नेचर का इन्होंने स्टडी किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। ह्यूमन बिहेवियर, यानी हम कैसे बिहेव करते हैं इन पंच तत्वों, यानी 5 एलिमेंट, सेंसरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, इसके बारे में। तो इस कॉम्बिनेशन से इन्होंने स्टडी की, ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरमेंट, नेचर की स्टडी की, और इन्होंने ये वेस्टर्न इकोनॉमी बनाई। जैसे कि अपने मॉल, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट प्लेस का कॉन्सेप्ट, स्पा, ये सारी चीजें ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आई। तो जब भी आप मॉल में चले जाते हो, तो इसका एनवायरमेंट कैसा होता है, आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए इस क्षण से अभी। तो वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? भव्य होता है, बड़ा होता है। वहाँ के कलर्स देखिए कितने कॉन्ट्रास्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं, जिससे हम खुश होते हैं। और जो इन्वायरमेंट, जैसे सेम इन्वायरमेंट जो टेम्पल में बनाया जाता है। और उसके साथ साथ ही जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हो, किसी भी मॉल में जाते हो, तब एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है, जिससे आप इंजॉय करना शुरू होते हो।
और उस रिदम में आप ज़्यादा शॉपिंग कर कर लेते हो, यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो। सो मोर टाइम स्पेंट इक्वल्स टू मोर एक्सपेंडिचर। तो उसी तरह से मंदिर में क्या चलता रहता है? भजन चलता रहता है, मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, एक है जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो सिर्फ़ कंज़म्पशन इकोनॉमी पे बेस्ड है, और एक मंदिर है जो आपको खुद को अलाइन करता है। क्या हो ये जानने में कोशिश करता है, यानी सेल्फ ओरिएंटेड ग्रोथ इकोनॉमी ये दर्शाती है विज्ञा। इन्होंने तो स्टडी की सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर। तो प्रश्न ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन देखिए कि पूरे वर्ष में हमने मानसिक गुलामी की, मानसिक यानी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी गुलामी हमने की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ का डिपार्टमेंट जो हमारा आयुर्वेद था, उसकी अभी इन्होंने जो मेडिसिन लेके आई उसकी गुलामी हम कर रहे हैं, और अब हमें कैसे रहना है इसकी भी हम गुलामी कर रहे हैं। तो मानसिक गुलामी और स्वास्थ्य की गुलामी इसके बारे में आपको मोर डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले जो 2 सेशन हुए हैं, एक है गुरुकुल के ऊपर और एक है आयुर्वेद के ऊपर, ये आप जान सकते हो। प्रश्न ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? और इस वास्तुकला को, इस भारतीय वास्तुकला को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम इसका प्रभाव कैसे ले सकते हैं इस मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में, ये हमें जानना है। क्योंकि ये एक विज्ञान है, जिसे हमें पूरे जीवन के एनवायरनमेंट में हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हम पॉजिटिव अप्रोच ले सकते हैं, पॉजिटिव विचार ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि वास्तु एक लाइफ़स्टाइल का भाग है, और इस लाइफ़स्टाइल को हमारे मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में हम कैसे लेकर आए, ये हम जानेंगे आगे आने वाले सेशन में, कि इंस्टेंट इसी क्षण हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वास्तुकला के बारे में। कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हम बदलाव ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा बदलाव से हम जीवन कैसे सरल बना सकते हैं। कुछ छोटे-मोटे लाइफ़स्टाइल चेंजेस जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपके विचारों में पड़ेगा, लाइव इसी सेशन में, जो आगे आने वाले सेशन में हम जानेंगे। और इतना ही नहीं, राज वास्तुकला के बारे में हम भी जानेंगे, उसके उसके कुछ रहस्य, क्योंकि जिससे राजा राजा ही बना और प्रजा प्रजा ही रहेगी। मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति होती है, उसे जीवंत एंटिटी माना जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत की न्यू पार्लियामेंट जो अभी बनी है, उसका वास्तुकला हम देखेंगे, क्योंकि जिससे हमारा पूरा भारतवर्ष जो गवर्न होगा और उसका प्रभाव वो पूरे भारतवर्ष के ऊपर होगा, भारत के लोगों के ऊपर होगा, ये हम जानेंगे। और थाईलैंड में अयोध्या कैसे आई, ये हम जानेंगे। तो मैं गौतम बाला साहब पाटिल आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और आगे आने वाले सेशन में हम सभी लोग जानेंगे कि कैसे हम इस एशियंट वास्तुकला को हमारे मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी छोटे-मोटे चेंजेस से, और उससे रिज़ल्ट हम कैसे ले सकते हैं, ये हम जानेंगे। और इस जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे नेचर की ताकतें दी है, उसको हम कैसे पोटेंशियल पे ले जा सकते हैं, इस विद्या का नाम है भारतीय वास्तुकला। तो जल्दी ही मिलेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ इस सेशन में।